वैसे गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग क्या कर रहे थे? दूसरा चरण। देखिए, जब हम लोग दूसरे चरण की बात कर रहे थे तो दूसरे चरण में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे क्राउन का। अब देखिए, जब हम लोग क्राउन क्राउन का मतलब हम लोग इसको कहते हैं ताज। ठीक है। ताज का मतलब हो गया कि जो ब्रिटिश संसद में आज भी उनके यहां जो नामात्र का प्रमुख है वो वंशानुगति है। वंश के आधार यानी वंशानुगति का मतलब होता है। क्या कर रहे हो यार? ऐसा आवाज कर रहे हो, आबादी कम है, ऐसा लग रहा पूरा क्लास गूंज रहा है। कोई है भी कि नहीं? क्या बोले, किसको बोले? तो आप देखिए कि जब हम बात करते हैं ताज या क्राउन की, तो इसमें क्या है कि क्राउन को यह अधिकार दिया गया यानी वंशानुगति। अभी देखिए, एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, हुआ ना? तो एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया तो क्यों नहीं और कोई बना? औरत में से किसी को एलिजाबेथ बना दिया गया, तृतीय क्यों नहीं बनाया गया? जबकि कोई पुरुष बना है, किंग बना है, याद रखिएगा। और ये एक मान्यता है कि आप लोग को याद होगा कि भारत में कोहिनूर का ताज, कोहिनूर जो था ना, वो अहमद शाह अब्दाली लिए, उसके बाद किसी और ने लिया, लेते लेते फाइनली वो अंग्रेजों के पास पहुंचा। याद रखिए, जो कोहिनूर है ना, उसको जितने भी राजा थे वो अपने ताज में रखते थे यानी मुकुट में रखते थे। और जब ये ब्रिटेन के पास पहुंचा तो आप देखिए, इन लोगों ने उसका रिसर्च करवाया और रिसर्च करवाने के बाद पता चला कि ये ताज के अंदर ये जो कोहिनूर जो हीरा है, ये अगर किसी महिला के ताज पे अगर लगाया जाएगा तो वो देश काफी प्रगति करेगी। और अगर पुरुषों के सर के ऊपर उस कोहिनूर को लगाया जाता है तो उसकी जो साम्राज्य है बहुत जल्दी विध्वंस हो जाएगा। और ये चीज ब्रिटेन नहीं समझी। और आप नोटिस कीजिएगा कि जब विश्व युद्ध हुआ तब उन लोगों ने नोटिस किया कि इस ताज को हमें महिलाओं को ही पहनाना चाहिए, पुरुष को नहीं। इसलिए आज किंग जॉर्ज बन तो गए हैं किंतु उस ताज को नहीं पहने, उसको साइड में रखा गया। तो हर चीज का अगर विदेशियों को देखेंगे ना तो उसका मूल्यांकन करते थे। ठीक इसी तरह से जब हम क्राउन के शासन की बात करते हैं, और कल भी हम आपको बताए थे कि इस क्राउन का शासन जी कहां से कहां तक है। इतना मोटा किताब लाए लक्ष्मीकांत, बताओ। हाँ, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, कहां से कहां तक? वेरी गुड। यानी क्राउन का शासन के अगर बारे में हम बात करेंगे तो ये 1858 से लेकर 1947 तक ये चला है। संभवतः दूसरा चरण यहीं तक खत्म हो जाता है? और उसके बाद हम अपना संविधान पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं क्राउन के शासन के बारे में, तो क्राउन के शासन में सबसे पहला अधिनियम क्या था? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 था। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 को हम लोग कहते हैं सुशासन। इस अधिनियम को कहा जाता है सुशासन। अब इसको सुशासन क्यों कहा जाता है? हाँ बोलिए तो।
सुशासन का मतलब होता है गुड या अच्छा शासन। क्यों कहा जाता है? किसी भी एंगल में अच्छा था हमारे लिए, था जी, इतिहास तो आप भी पढ़े होंगे। किसी भी एंगल में अच्छा था, नहीं था, फिर भी हम इसको कहते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन, था ना? अभी तक आपको ठंडा लग रहा था, है? नहीं नहीं, आप तो यही इनसे कह रही थी कि ठंडा लग रहा है हमको, है? कानपुर मेरा बहुत तेज है, ये भी जान जाइए। हाँ जीती, जीतू बताओ। इसको अच्छा अभिशासन क्यों कहा जाता है? भाई लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है अच्छा अभिशासन। हाँ वेरी गुड, हाथ उठा रही हो, बोलो। क्या नाम है आपका? अच्छा पलक। ये पहली क्लास है आपकी कि इससे पहले भी की? ये मेरी पहली क्लास है। सेकेंड है ना? अच्छा, हाँ जी बोलिए। वो आज आया नहीं, क्या नाम है वो? बूंदी गया? अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, जाना चाहिए। इससे पहले की क्लास में इतने ही बच्चे थे? हाँ, इतिहास था ना पहले। बच्चे मतलब इंटरेस्टेड नहीं है क्या पढ़ने वढ़ने में? इतने ही है? चलिए कोई बात नहीं, अब होंगे नहीं होंगे हम तो को क्या पता, हम तो अब पहली बार देख रहे हैं। अब देखिए, तो इसको अच्छा अभिशासन इस मायने में कहा जाता है कि इससे पहले जो कानून लाई जाती थी वो ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए, उसके गतिविधि को अंकुश करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए और उसके ऊपर अपना आधिपत्य जताने के लिए लाया गया था। यानी हमें शासन करने के लिए नहीं लाया गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि 1958 के बाद जो शक्तियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां कहां चली गई? जी, ब्रिटिश संसद के पास चली गई। और ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि एक लोकतांत्रिक तरीके से भारत में एक अच्छे शासन की व्यवस्था की। कैसे की सर? तो सर्वप्रथम उसने क्या किया कि इस अधिनियम में आप ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम में आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा कि सर्वप्रथम आप देखिए वाइसराय ऑफ इंडिया, या आप ऐसे समझिए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये मैंने दो एरो दिया है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। लॉर्ड कैनिंग पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंतिम यानी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ भारत थे। और यही व्यक्ति पहला ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम वाइसराय ऑफ इंडिया बना। यह प्रश्न यूपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। इतनी बारीकी से कोई नोटिस नहीं करता। पूछा गया है, वाइसराय के नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि हु वॉज द लास्ट वाइसराय, इनमें से कौन सा अंतिम भारत गवर्नर जनरल भारत का था। यह भी था कि इसमें से अंतिम और पहला वाइसराय कौन था। बहुत बच्चे गलती कर, क्योंकि वो तोते की तरह याद किए हैं कि हमारा पहला वाइसराय कौन है, जबकि इससे पहले आप नोटिस कीजिएगा विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव था। यानी ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको दोनों पदों से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, इनकी नियुक्ति कौन करता था? बोली, जोर से बोलिए, क्या बोल रही है? ब्रिटिश संसद। इस वाइसराय यानी वाइसराय, लॉर्ड वाइसराय को नियुक्त करने का अधिकार था ताज को। इसीलिए वाइसराय हमेशा जवाबदेही ताज के लिए था। क्यों? क्योंकि हम अगर आपको नियुक्त करेंगे तो हम ही आपको हटा सकते हैं, संसद नहीं हटाएगी। समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? तमन्ना। अच्छा, हाँ वंदना, समझ में आ रहा है? हाँ। तो रिलैक्स होके बैठिए। आप ऐसे बैठ रही है जैसे आपके ऊपर दबाव पूर्वक दिया जा रहा है कि समझिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। जैसे देखिए, हमारी क्लास में ना, हमारी क्लास में, किसी भी क्लास में आप लोग बैठे तो थोड़ा चेहरा बोल्ड रखें। बोल्ड का मतलब ऐसा लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। अब दुखी आत्मा की तरह बैठ जाएंगे तो कैसे समझेंगे आप? जितेंद्र ठीक है, आप इस मामले में आप ठीक है। तो अब देखिए, क्राउन जो था वाइसराय ऑफ इंडिया उसके प्रति जिम्मेदार था। किंतु अगर आप देखिए, इसी अधिनियम में एक दूसरा पद खोला गया था, भारत राज्य सचिव, या भारत सचिव कहिए, इसको हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक तो मार्कर भी इतना मोटा दे दिए हैं लोग कि क्या करें, अब चलाना पड़ रहा है। तो राज्य सचिव का नाम दे दिया गया, भारत का राज्य सचिव। अब देखिए, जब भारत का राज्य सचिव का नाम दिया गया तो यह भारत का राज्य सचिव था कौन? हाँ जी, कौन था? बोलिए, कौन था? झूठ झूठ से बोलो। लॉर्ड स्टैनिंग। ये, हाँ जी, पॉल साइंस। हाँ बोलिए अब। कैप्टन हॉकिंस, बहुत सही बोली है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी 7 ईस्वी में आए और हम बात कर रहे हैं 58 में, 1800। यानी अभी तक हॉकिंस का कंकाल भी नहीं मिलेगा अगर कब्र खोलेंगे तो। कैप्टन हॉकिंस इनको दिखना, जो दिखना चाहिए वो तो याद नहीं, और कैप्टन हॉकिंस इनको याद आ जा रहा है। हाँ हाँ, मिस्टर कृष्णा, वेरी सॉरी। फलक, ये क्या था? हाँ ना में जवाब होता है ना। नहीं पता है, हम भी समझ जाएंगे। हाँ, हम लोग अधिकारी बनने का तैयारी कर रहे हैं। इशारों इशारों में बात नहीं चलती है। अधिकारी बनेंगे तो अधिकारी की तरह बात करेंगे। हाँ ना, गलत सही, क्या बालक? फिर इशारों में बात कर, ये क्या है? अच्छा, ये हाँ है। मज मतलब आप लोग खुद देखिए, जब आप लोग को समझ में आता है तो नहीं समझ में आता है, हम कैसे समझेंगे क्या समझ में आया क्या नहीं है? देखिएगा, आप किसी से पूछिए समझ में आया, नहीं समझ में आया, अरे अरे दोनों में तो आप उधर ही जा रहे हैं, तो हम कहां से आपको पकड़ के रखेंगे? तो ये सिस्टम छोड़ दीजिए, ठीक है जितेंद्र? हद हो गया यार। हम देखो, लगता है कि आप कुछ सीखे या ना सीखे, कुछ दे के जाएंगे कुछ लेके जाएंगे, तो हम यही लेके जाएंगे। आप लोगों की जो आदतें हैं ये ले लेंगे हम, ठीक है? हमारे घर में हमको रहना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए, ये जो भारत राज्य सचिव थे, भारत के सचिव थे, ये वहां के ब्रिटिश संसद के, यानी वहां के संसद के, अगर आप देखिएगा तो ये संसद के, जो बोलो सही बोलियो जी, कैबिनेट मंत्री थे, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। मंत्रिमंडल, तो भारत में अगर मंत्रिमंडल की तुलना करें तो गृह मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, लौहपथगामिनी मंत्रालय, ये मंत्रालय मंत्रिमंडल है और ये वहां के कैबिनेट सदस्य थे, ये कैबिनेट मेंबर थे, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ये मंत्रिमंडल के सदस्य थे। और इनको देखिएगा, अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इनको क्या किया गया था, कहा गया था कि तुम भारत के लिए कानून बनाओ। कितने दुर्भाग्य की बात है, जो व्यक्ति भारत आया नहीं वो कह रहा है कि भारत के लिए तुम पॉलिसी बनाओ। अच्छा बनाएगा? और तब हम इसको कहते हैं कि ये अधिनियम अच्छा शासन है। देखिए, तो प्रश्न आ जाए तो उसको हम लोग को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई अच्छा था, किंतु हम जानते हैं, मेरा दिल जानता है कितना अच्छा था। दिख ही रहा है आपको, प्रैक्टिकली बता रहे हैं। तो आप देखिए, किंतु ये भी भारत के बारे में तो कुछ जानता नहीं था, भारत के बारे में कुछ जानता नहीं था, तो कैसे नीति बनाएगा? तो बोला देखिए भाई, हमारे साथ समस्या है, हम अभी ब्रिटेन का ही पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं, भारत का दायित्व दे दिए हमको। तो बोला चिंता मत करो, तुमको सदस्य देंगे, यानी तुमको सहयोग करेगा। कौन करेगा? तो इसको सहयोग करने के लिए 15 सदस्य एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत परिषद। भारत परिषद, इंडियन काउंसिल। यानी ये 15 सदस्य, इस 15 सदस्य में कौन थे? ये थे। अरे हाँ ना, फिर मुंडी ला रहा, यस, भारतीय थे। यही दुर्भाग्य की बात है कि ये सब गोरे थे, अंग्रेज थे, बिल्कुल भारतीय थे ही नहीं। इसमें भी गलत। आप खुद सोचिए। अच्छा, ये जो लोग थे, ये थे कौन? ये वहां के सचिव पद पे, ये लोग सचिव पद पे ग्रहण किए हुए थे किसी किसी मंत्रालय में। बड़े बड़े नौकरशाह थे। नौकरशाह का मतलब जानती हो क्या होता है? हाँ बोलो। नहीं पता ना? वेरी गुड। हाँ जी, नौकरशाह का मतलब जानती हो? जी, आपसे बात कर रहे हैं। हाँ मैं, यस। रियली? कहां पढ़ी थी? हम भी अपना विचार चेंज कर लेंगे। कहां पढ़ी थी? कोई पुस्तक बताइए। हाँ, ये बात सही कही, बिल्कुल सही कही है कि नौकरशाह मंत्रियों के अंडर काम करते, जबकि आप अगर उसको खंडित कीजिएगा ना तो नौकर प्लस शाह होता है। यानी नौकर किसका? जनता का। शाह किसका? सरकार का। यानी अधिकार मेरा, नौकर आपका। इसलिए उसको नौकरशाह कहते हैं। मंत्री के नीचे आ रहे हैं, तो मंत्री किसके नीचे काम करेगा? दोनों जनता के लिए काम करे, इसीलिए इसको कहा गया नौकरशाही। यानी नौकर जनता के है, किंतु हम रॉयलिटी है, हमारे में रॉयल है, शाही परिवार के हैं भाई। सबको एग्जाम निकालेगा, जो निकालेगा वही शाही कहलाएगा, और वो अपने हिसाब से जनता को चलाएगा। आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे? आपका कॉलेज में क्या है? आप क्या ली है? आर्ट, साइंस, कॉमर्स? आर्ट में क्या है? अच्छा, पॉलिटिकल भी है। धन्य है हम। फर्स्ट ईयर में हो कि सेकंड ईयर में हो? अच्छा, अभी अभी तो कारवा चला है, अभी तो चलना बाकी है। तो आप देखिए, ये 15 सदस्य थे, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और ये सब गोरे थे, यानी सब अंग्रेज थे। अब विडंबना देखिए कि ये लोग हमारे, अच्छा ये क्या करेगा? ये पॉलिसी बनाएगा, ये पॉलिसी देगा भारत सचिव को। भारत सचिव क्या करेगा? संसद में वहां रखेगा, संसद इसके ऊपर चर्चा करेगी, और ये पॉलिसी यहां से घूम के आएगा वाइसराय के पास, और वाइसराय इसे भारत में लागू करेगा। देख रहे कितना चेंज आ रहा है? अच्छा, दुर्भाग्य की बात यह है कि ये वो लोग पॉलिसी बना रहे हैं जो कभी भारत में आए नहीं, केवल सुन रहे हैं। इसलिए भारत, ये जो वाइसराय थे, ये भारत सचिव के लिए जवाबदेही थे।
उत्तरदायी नहीं थे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पड़ती है और उत्तरदायी क्राउन के प्रति पड़ती थी। याद रखिएगा। अच्छा, डिफरेंस देखिए, आप या तो हिंदी में बोलिए या तो इंग्लिश में बोलिए, दोनों में अंतर क्या है। हाँ, देखिए ये आप लोगों के साथ अभी आप लोगों को लग रहा है, किंतु जब आप लिखने बैठेंगे ना, तो जल्दी जल्दी जब लिखेंगे तो डिफरेंस ही आपके दिमाग में आएगा, अंतर आएगा नहीं। और जब अंतर नहीं आएगा ना, तो उसको रोक कर आप सोचिए कि डिफरेंस का हिंदी क्या होता है, तो जितने देर आप रोके हैं ना, उतना समय आपका प्रश्न छूटेगा। तैयारी इसीलिए कहते हैं कि सब लोग करते हैं, किंतु सिलेक्शन सब नहीं पाता। सिलेक्शन वही पाता है जो वास्तव में तैयारी करता है और तैयारी का महत्व समझता है। जो बच्चा तैयारी किया है ना, जाके उससे पूछो। जैसे हमारे कौशल सर है, समय के कौशल सर है, आप कौशल सर से आप लोग जाके पूछिए कि सर कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हम लिखे ज्यादा, पेज भरे, कि एक सीमा निर्धारित में इतना अच्छा लिखें, क्वालिटी दे, कौन सा अच्छा है। क्वालिटी मैटर करता है, कंटेंट नहीं। समझ रहे हो कृष्णा? तो वो क्वालिटी लेने के लिए आप लोग यहां आए, आपसे पूछ रहे हैं, तो ये समझिए कि आपकी गलती अभी दूर हो रही है, वरना मुश्किल है। और बात बाकी तो बहुत लोग आएंगे जाएंगे, आप भी देख लीजिएगा कितना आप में सुधार हो रहा है। जो सुधार होना होगा यही होगा। जो तरक्की, जो हमारी क्लास में जो सिंसियर, नहीं भी चाहोगे कि हम सिंसियर नहीं हो ना, फिर भी हो गए, फिर भी हो जाओगे, क्योंकि इतना हम प्रश्न पूछेंगे, आपको भी लगेगा कि सर क्लास में बहुत तिरस्कार करते हैं, आज आज पढ़ के जाते हैं। जैसे देखिए लक्ष्मीकांत ही लेकर आ गए हैं। ये इसलिए नहीं लाए हैं, ये इसलिए लाए हैं कि घर पे नहीं पढ़े तो यहां कुछ पढ़ ले, पर वो भी हो नहीं पाया। किंतु जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं ना, तो वो आगे हमारे होने लगेगा। आई बात समझ में? तो अग्रसर रहो, अग्रसर मतलब आगे रहो, इन सब चीजों को करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, आपका एक से एक गतिविधि होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, ये जब ये कह रही है कि सर उत्तरदायित्व क्या होता है और जवाबदेही क्या होता है, तो देखिए जब हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं और जवाबदेही की बात करते हैं, तो इन दोनों में अंतर है। इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटेबल, और उत्तरदायित्व हमेशा लिखित होता है, रिटर्न होता है। उसके लिए आप उत्तरदायी है। किसने आपको चुना है पद पे? लिख कर दिया है कि आप वाइसराय बनेंगे। महिला नहीं बनी थी, मगर बता रहे हैं, ठीक है, तो लिख के दिया, इसलिए आप यहां, किंतु इसके लिए आप जवाबदेही हैं। यानी अगर ये बुला दिया कि आपने, हमने जो आपको लिख के दिया था वो ना करके आप दूसरा कुछ किए हैं, तो क्यों किए, तो वो भी ऐसे ही बताएगा, ऐसे ही कर दिए। तो जब भी जवाबदेही आएगी ना, हालांकि इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, किंतु हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य इस संदर्भ में समझ सकते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारा हिंदी शब्द में, हिंदी में हो जाता है जवाबदेही, यानी हम इसके प्रति सरकार के लिए जवाबदेही नहीं है। अब देखिए ना, मौलिक कर्तव्य का आप उल्लंघन कीजिए, आपको सजा मिलेगी, यह आपका कर्तव्य है। किंतु मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो सजा जरूर मिलेगी, उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। नियंत्रण ऐसे किया जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ, ऐसे बोला करो। तो देखिए, ये जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1858 में यही प्रावधान लाए गए थे। ठीक है, मुख्य प्रावधान यही थे। क्लियर है जी? तो क्लियर है? हाँ ना बोला कीजिए ना। अब ठंड इतना भी लग रहा है आपको कि आवाज से मुंह से नहीं निकलेगा? अच्छा, बीच में ही जाइएगा आप।
5 मिनट बाद जाना है, आप अभी चले जाइए। अच्छा, समझा रहे तो वो समझ लिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास दूसरा अधिनियम जो आया ना, उसको हम लोग कहते हैं भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। अच्छा देखिए, विडंबना देखिए, विडंबना देखिए कि 3 साल बाद ही अधिनियम आ गया। अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखिए, क्रोनोलॉजिकली का मतलब अगर आप सुव्यवस्थित तरीके से देखेगा, स्टार्टिंग से देखेगा, तो पहला अधिनियम आया 1773 में, दूसरा 1784 में। यहां से यहां कितने साल का गैप हुआ? हुआ ना बालक? किंतु आप देखिए, इसके बाद हमारे पास चार्टर एक्ट आया, ये सब 20 साल के अंतराल पे आया, है ना। इससे पहले आप हमारे पास ये भी देखे कि 1858 का शासन, जिसको हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम, लाया गया। भारत शासन अधिनियम लाया गया। ये भारत शासन अधिनियम 58 में लाया, किंतु अभी जो अधिनियम लाया गया, ये कितने साल के गैप पे लाया गया? महज 3 साल। 58, 59, 60, 61, 3 साल में ला दिया गया ना। तो ऐसा आप लोग को ये सोचना चाहिए कि ये 3 साल पे ही क्यों अधिनियम ला दिया गया? ये अधिनियम 3 साल पे ही क्यों लाया गया? हाँ, वेरी गुड, हाथ उठा रही हो, बोलो। तो हर चीज में इंकलाब जिंदाबाद करना जरूरी है। अरे ठीक है, स्वतंत्र भारत में चल रहे हैं हम लोग, आजादी चाहिए, मिलेगा थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ, वेरी गुड, हाथ उठा रहे हो, बोलो बालक। हाँ कृष्णा, कुछ बोलना है? हाँ, एमए पॉलिटिकल साइंस। नहीं पता। देखिए, ये चीज समझने के लिए है, ये कहीं भी किसी भी पुस्तक में लक्ष्मी जी भी नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, क्या हुआ, आप लोगों को पुस्तक मिला कि नहीं? आप लोग गए थे तो? संविधान चेंज हो जाता है? हाँ, क्या बोलूं? हाँ, उसमें थोड़ा हम लोग अपने भी परिवर्तन कर लेंगे। अरे संविधान थोड़े चेंज होगा, उसके कुछ खंडन चेंज होंगे, कुछ पार्ट जोड़ोगे या लगाओगे, तो अब भी कर सकते हो, कोई भी कर। खैर कोई बात नहीं, वो भी अच्छा सोचा है कि चलो चेंज होगा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 लाए, तो आपको बता देते हैं कि ब्रिटेन जो थी उस वक्त के टाइम में अपने आप में एक शक्तिशाली देश था। क्यों शक्तिशाली? क्योंकि कई राज्यों में उसका उपनिवेशिंग चल रहा था। कॉलोनियल सिस्टम कई देश में, अफ्रीका मानिए, लैटिन अमेरिका मानिए, भारत तो एशिया मान लीजिए। मानते हैं ना? अरे हाँ ना बोलो, नहीं समझ में आया हम क्या बोले? हाँ मान, वेरी गुड। तो आप देखिए, तो क्या हुआ कि आ? हाँ ठीक है। तो अब देखिए, जब लैटिन अमेरिका अमेरिका ये सारी चीजों को अपने अंडर में रखा था, तो वो एक शक्तिशाली देश था। तो इससे पहले वाला जो अधिनियम लाया गया था, अगर आप नोटिस करेंगे, तो वो कहा गया था भारत शासन अधिनियम, और इसके लिए जिम्मेवार, इसको क्या आपने नाम दिया था? क्राउन का, यानी इसके लिए जिम्मेवार संसद है, ब्रिटिश संसद है, उसके क्राउन है, उसका क्राउन है। तो आप देखिए, तो इन लोगों को ऐसा लगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई, इसीलिए इस अधिनियम में कोई बहुत बड़ा नीति नहीं लाई गई, केवल फेरबदल किया गया भारत के संदर्भ में। इसलिए कहा गया कि भारत के लिए यह अच्छा अभिशासन होगा, इसलिए कहा गया। तो आप देखिए, अगर कोई नीति लाई जाती, ऐसे समझिए कि कोई नीति लाई गई और पता चला कि भारत में उस नीति के प्रति विद्रोह हो गया, लोग चिल्लाचिल्ली कर रहे हैं, किसका छवि खराब होता? भारत का होता। पॉलिसी कौन लाया था? ब्रिटिश संसद लाई थी। तो जब पॉलिसी ब्रिटिश संसद लेकर आई थी, थोड़ा हमको भी, हमारा भी संसद आ गया, 1 मिनट रुक जाइए।
हाँ, तो अब क्या है कि आप देखिए, तो अब ये 1858 में तो ये ब्रिटिश संसद का चारों तरफ हल्ला होता और एक शक्तिशाली देश थी। तो अब ब्रिटिश संसद के क्या प्राइम मिनिस्टर को आप हटा दीजिएगा? नहीं हटाइएगा। क्या उसके क्राउन को हटा दीजिएगा? रानी को हटा सकते? नहीं हटाएंगे। तो ब्रिटिश संसद ने यह सोचा कि अगर हम कोई नीति लाते हैं और उसका विद्रोह होगा तो हमारी अपनी छवि खराब होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि अब जो अधिनियम लाएंगे उसका नाम रखेंगे भारत परिषद अधिनियम, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट। क्यों नाम रखा गया भारत? क्यों? क्योंकि इस अधिनियम में आप देखिए कि 15 सदस्यीय एक संगठन खोला गया जिसका नाम रखा गया भारत परिषद। यानी अगर कोई नीति बनाई जा रही है और उसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो हम पूरे विश्व को यह कह देंगे कि नीति बनाया गया ये 15 सदस्य, हम इसको यहां से हटाते हैं, दूसरे सदस्य को रखते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, बस बस हो गया, बात खत्म हो गया। नहीं है तो जरूरी है कि सब समझ में आएगा? कुछ नहीं भी आना चाहिए। तो देखो, जैसे मान लो कि अभी आप कोई नीति बनाई हो और उस नीति का विद्रोह हो गया, तो हम ये कहेंगे ना कि नीति आप बनाई है, आप जिम्मेवार हैं, आपको हटा के हम दूसरा कोई को ला दे रहे हैं। तो सभी लोगों की बात कर रहे हैं। मैं आप सभी आ गई हैं। आप पर्सनली आपको एग्जाम्पल दे रहे थे। अब तो ऐसे समझिए, आप तो दिल पे ही ले लिया। आप तो एग्जाम्पल भी अब देना बड़ा मुश्किल हो गया यार। जैसे मान लीजिए कि हम यहां भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे हैं, हम गलत पढ़ा रहे हैं, हम गलत पढ़ा रहे हैं। आप संस्था के पास जाइएगा, जाइएगा ना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, भाई आपका करियर है तो जाएंगे। तो संस्था क्या करेगी? हमको चेंज कर देगी, क्योंकि हम इसके लिए जिम्मेवार है ना, हम पढ़ा रहे हैं। किंतु अगर संस्था का संस्थापक यहां अगर आके और कोई विषय पढ़ाए और वो गलत पढ़ाए, आप कंप्लेन कर सकती हैं? क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि संस्था का संस्थापक को कीजिएगा, वो अपने आप को तो चेंज करेगा नहीं। यही चीज समझाना चाह रहे थे कि 1858 के अधिनियम में जो नीति बनाई जा रही है ब्रिटिश संसद द्वारा बनाई जा रही है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 के जो अधिनियम लाए जा रहे थे, तो संसद तो अब तो संस्थापक है, कैसे वो हटेगा? किंतु भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो लाया गया, इस अधिनियम में इन सदस्यों को, इन 15 सदस्यों को कहा गया कि तुम नीति बनाओ। अगर कहीं विवाद उत्पन्न होगा तो हम किसको बदलेंगे? ये नौकरशाही है, यहां से वहां ट्रांसफर कर दिए, स्थानांतरण कर दिए। तो इसीलिए भारत परिषद अधिनियम लाया गया 1861 में। ठीक है? देखो, भारत सचिव का नाम कभी पूछता नहीं, वो भी बताना है। जानकारी में तो जो बता रहे वही नहीं है, उसका नाम जान के क्या करोगे? बता देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहला प्रावधान लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कि भारत का अपना एक परिषद खोला गया। उस परिषद में बजट शब्द का प्रयोग इसी अधिनियम में सबसे पहले आया है। बजट शब्द जो है कि बजट लाई जाएगी, यह सबसे पहला प्रयोग इसी अधिनियम में लाया गया। और इसे प्रस्तुत किसने किया? जोर से बोलो। वेरी सॉरी, हम पूछे हैं प्रस्तुत किसने किया, यह जवाब दे रही हैं कि किसके कार्यकाल में पेश किया गया। दोनों में अंतर है। प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कोई और हो सकता है, कार्यकाल किसी और का हो सकता है। कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का और प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति का नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स बॉन्ड नहीं, विल्सन। हां, जेम्स विल्सन, उसने प्रस्तुत किया था।
किंतु वो ऐसा पुस्तक प्रस्तुत किया उसने, बजट, कि जैसे हम बजट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जेम्स विल्सन हम ही हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये बीच में खड़ी हो गई, बोली कि ये गलत लाए हैं आप, तुरंत इसको हमारे पुलिस आए, इनको उठा के बाहर फेंक दिया, बड़ा बात यहां से। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। एक शब्द आप प्रश्न करेंगे, आपका प्रश्न वहां निकलेगा। तो अधिकार ही बंद कर दिया गया था। आप अगर संसद में जाएंगे ना, हमारे संसद में या यहां राजस्थान के विधानसभा में गए हैं आप लोग? कोई गया है? क्या गए यार, क्या पढ़ोगे संसद? सबसे पहले तो इसी में जाना चाहिए, सत्र चलने वाला है। हाँ, आप लोग का आई कार्ड होगा ना, तो उसका समय का आई कार्ड दे दीजिएगा, वहां पे आपको रख लेगा, आप बकायदा जाइए। देखिए हम तो खैर कई बार गए हैं, तो हम जब, तो पहले क्या था ना कि वहां पे खाना वगैरह बहुत सस्ता में मिलता था, 2-5 रुपया में चिकन बिरयानी, मटर बिरयानी और पनीर कोरमा और चकीन कोरमा सब मिलता था। 5 रुपया 10 रुपया में आप भर पेट खा, मगर पार्सल नहीं करके ला सकते थे, यही एक उसमें विडंबना थी। अच्छा, अभी तक सोच रहे थे कि हम जाए पार्सल करें, नहीं ऐसा नहीं था, ठीक है, विचार हम जानते हैं। तो उसमें क्या है कि वहां आप ये नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे क्या था कि सभी के लिए था, कम पैसे में आप बहुत सब्सिडाइज रेट में मिलता था, उसका सब्सिडी सरकार बियर करती थी। वहां क्या था कि कुछ लोग जो थे ना, बजट सत्र में जाते थे, खूब खाते थे, बाप रे बाप, ऐसा लगता था कभी जिंदगी में वो खाया ही नहीं है। तो हम जब गए तो हमने देखा कि पहले क्या था कि एक मंजिला था, एक मंजिला के ऊपर ठीक उसके नीचे विधायक लोग बैठे रहते थे, ठीक उसके नीचे, मतलब ये रेलिंग था, जैसे मान लीजिए कि ये चेयर है, ठीक है, यहां पे थोड़ा स्पेस रहने का था, सामने में रेलिंग बना हुआ था, ईंट का दिया हुआ था ऐसे पूरा, और उसके ठीक नीचे विधायक बैठे हुए थे। संसद का सत्र मध्यांतर हुआ, मतलब खाना खाने के लिए 1 घंटे के लिए कहा गया कि 1 घंटे बाद हम लोग आएंगे। व्यक्ति विशेष भी गए, खाना खाए। उसमें से 3-4-5 लोग गांव से आए थे, मतलब ऐसा लगा कि कभी जिंदगी में खाए ही नहीं है। वो सब खा लिया पूरा, और पानी भी टंकी लोड कर लिए पूरा, और आके फर्स्ट बेंच में बैठ गए। अब एक बार जब सत्र चलने लगेगा ना, तो अब बीच में उठकर जाना आपके लिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बाउंसर बगल में खड़े रहते हैं, मेल और फीमेल। मेल उठा तो कंधे पे हाथ रख के वो सब बाहर ले जाएगा और वहां से बाउंस कराएगा। तो अब क्या हुआ कि एक लड़का खाया इतना कि उसको ऐसा लगा कि अब सब जो खाए हैं वो बाहर निकलने वाला है। तो वो क्या किया कि इस स्पेस से आके रेलिंग पे आया, और रेलिंग पे आके नीचे सीधा गिराना चालू कर दिया। अब जो विधायक सब बैठे थे उसके ऊपर बारिश हो रहा है, मतलब, तो आप देखिए, तो उन लोगों को लगा कि किसी के साथ हो सकता है, तो अब उन लोगों ने क्या कर दिया कि ये ऐसे ही रखा, किंतु विधायक यहां बैठने के बजाय अब वहां से उनका सीट चालू है, ताकि अब जितना भी होगा यहां पे फैलेगा। अच्छा, तो कभी भी आप जाइए, सही बता रहे हैं, आप लोग को जाना चाहिए, यहां के विधानसभा में जाना बिल्कुल अलाउ है। बिल्कुल, अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं तो बिल्कुल आई कार्ड दिखाइए। आपको स्कूल का अगर प्रिंसिपल भी लिख देगा कि इतने बच्चों को, हमारे अपने कौशल सर लिख देंगे, तो आप लोगों को सबको मिल जाना चाहिए, जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। आप लोग ऐसे, यार आप लोग इसी राज्य के हैं, आपके लिए वो बना हुआ है, आपका मंच है, आप नहीं जाइएगा तो हम जाएंगे। हमको तो खैर कोई आईडी कार्ड दिखाना नहीं पड़ा। एक अधिकारी की, एक लड़का था, उसके फादर वहां सचिव थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बैठा दो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो बैठ गए। बैठकर क्या करें, वहां का भाषण सुन के हम फिर उठ के चले आए कि सब बेतुकी बातें हो रही थी। तो खैर, तो बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी अधिनियम से लाया गया। हालांकि बजट 1859 में आ चुका था। इसके बाद भारत में इसी अधिनियम में पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग प्रणाली। ये विभाग प्रणाली जो था, विभाग प्रणाली का क्या मतलब होता है? विभाग प्रणाली क्या समझते हैं? हाँ बोलिए।
वेरी गुड, नाम बताओ एक। वेरी गुड। और देखिए, विभाग प्रणाली पहली बार भारत में लाया गया, विभाग प्रणाली। और इस विभाग में उदाहरण के लिए केवल 4 ही विभाग, 4 विभाग को क्या किया गया था कि उदाहरण स्वरूप रखा गया था कि यह कैसा चलेगा। पहला था गृह मंत्रालय, जिसको हम लोग कहते हैं होम मिनिस्टर। अच्छा, सही कह रहे हो, ये कर दो ऐसे, इसमें क्या है, गृह मंत्रालय। उसके बाद आप देखिए वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस। इसके बाद विदेश मंत्रालय, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर। और उसके बाद हमारे पास था रक्षा मंत्रालय। अब देखिए, ये 4 विभाग एग्जाम्पल के रूप में लाए गए थे कि कैसा चल रहा है भारत में। और आज किसी की भी सरकार हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, राष्ट्रपति प्रणाली हो, विभागीय प्रणाली पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। पूरे विश्व में, मतलब अगर तानाशाही भी होगा ना तो वो अपना विभाग रखेगा, लोकतंत्र भी होगा तो उसका भी कुछ विभाग होगा। तो ये आप मान के चलिए कि ये क्या किया गया था, उदाहरण स्वरूप लाया गया था। उसके बाद आप देखिए, हमने आपको लिखवाया है कि 1833 में बॉम्बे और मद्रास, देखिए लिखवाया होगा हम, तो आप देखिए बॉम्बे और मद्रास जो है, बॉम्बे और मद्रास जो है, इन दोनों की विधायी शक्तियां जो थी पुनः दे दी गई। वहां पे क्या लिखा था आपने, वंचित कर दिया गया था, ऐसा ही कुछ लिखे हो ना। तो उनकी विधायी शक्ति 1833 में वंचित कर दी गई थी और 1861 में उनको पुनः दे दी गई, पुनः दे दी गई। आप अपने पुस्तक में नहीं लिखी हैं कि उनका आप देखने गई थी पुस्तक उठा के कि कहां लिखी है कहां नहीं। नहीं होता है, उम्र है। इसके बाद आप देखिए, ये मुख्य प्रावधान इस अधिनियम में लाए गए। इसमें लॉ मेंबर यानी विधिक सदस्य एक नया जोड़ा गया भारत के लिए, किंतु कोई काम का नहीं था, सब काम संतुष्टि के लिए आपको कर दिया जाता था। इसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब देखिए इन्होंने क्या कितना स्मार्ट काम किया कि 1858 के बाद 3 साल में ही एक नया अधिनियम ला दिया गया, 1861 ला गया ना। उसके बाद कितने साल बाद आया, यानी 31 साल बाद। यानी अगर एक बच्चा जन्म लेगा शिशु अवस्था से वो एडल्ट अवस्था में हो जाएगा, यानी अपने को सोच में आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई संगठन ही नहीं था कि हम आप जो नीति ला रहे हैं उसके लिए विद्रोह कर सकें। यहां विद्रोह हो रहा, वहां विद्रोह हो रहा, वहां विद्रोह, वहां विद्रोह। अंग्रेज के लिए बहुत आसान था कि जगह जगह पे विद्रोह हो रहा, उसको तुरंत दमन कर देते थे, चाहे वो डंडे से करे या प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत तो कभी करते थे, आपको तो पता ही है, डंडा ही ज्यादा चलता था। तो आप देखिए कि हमारे पास एक संगठन नहीं था। हमारे पास 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अगर आप देखिए इसका उदय हुआ, आईएनसी जिसको कहते हैं। और इसमें क्या किया गया कि लोगों को एकत्रित किया गया।
अब सारे लोग, अब ये यहां से डिमांड कर रही, यहां से डिमांड कर रही, ये सब अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। वो ब्रिटिशर्स को सप्रेस करना, मतलब उसका दमन करना बहुत आसानी से आता था। किंतु जब सब एक साथ डिमांड करने लग गए तो एकता की भावना दिखने लग गई। और 1885 से आप देखिए, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ हमारा, महज 72 लोग उसके सदस्य थे। किसके? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के। तो आप देखिए, महज इसके पहले सदस्य में 72 लोग सदस्य थे। कब हुआ था? 1886 में। आप इसको नोटिस कीजिए कि 432 लोग हो गए, यानी संख्या कितनी बढ़ गई ये देखिए। 4 गुना, 5 गुना, कितना गुना हो गया? आप जोड़ लीजिए, यानी 8 गुना हो गया, 7 गुना, 6 गुना, आप जो समझिए, 7×42, यानी आप समझिए कि 6 गुना लोग बढ़ गए। और जब इसकी सदस्य संख्या बढ़ने लग गई तो हमें भी, हमारे अपने लोग को भी एक ताकत मिला कि अब हम अपनी बातें उनसे करवाएंगे। और यही वजह है कि इसके 6 साल के अंदर, 85 से लेके 87, 91 में, 92 में, ब्रिटिश सरकार को मजबूरन अधिनियम लाना पड़ा। मजबूरन, वरना तब भी वो नहीं लाती। बता रहे हैं। अब यहां से ब्रिटिशर्स को क्या हुआ कि अब उनको लग गया कि हमारे ऊपर एक दबाव समूह काम कर रहा है। उस दबाव समूह का क्या नाम था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, जिसका प्रतिवर्ष अधिवेशन होता था। प्रतिवर्ष दिसंबर के अंतिम 7 दिनों के अंदर। और जब ये अधिवेशन, तो 1892 में क्या लाया गया? भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है? इसका मतलब इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे यहां निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ की गई। मतलब हमारे अपने प्रतिनिधि होंगे। निर्वाचन की प्रतिक्रिया चालू की, किंतु वो निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष रूप था। और अप्रत्यक्ष में भी कैसे? तो मान लो कि ये अगर ब्रिटिश की हैं तो ये अपने से मनोनीत करती थी कि कौन कौन किसको मनोनीत करेंगी भाई? तो जो इसके सहयोगी होंगे, जो इसको सहयोग करेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, चलो एक तो बन जाओ सदस्य। फिर भी ये हमारे देश के लिए ये एक नया रास्ता दिखाया कि अब प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उस प्रतिनिधित्व का चुनाव होना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो पहली बार प्रतिनिधित्व संस्था हमारे यहां चालू किया गया, प्रतिनिधि वाला। इसके बाद आप देखिए, इस अधिनियम में जो बजट शब्द की हम बात करते हैं, इस बजट में अधिकार दे दिया गया कि अब आप प्रश्न पूछ सकती हैं, किंतु हम मानेंगे नहीं मानेंगे वो मेरे ऊपर है। प्रश्न जरूर आप पूछ सकते हैं, किंतु आपके प्रश्न का उत्तर देना आप हमको बाध्यकारी नहीं कर सकते। और सदस्य संख्या बढ़ाई गई। अरे थोड़ा सा पानी वगैरह, थोड़ा चाय वगैरह कुछ मिलना चाहिए। हाँ, हरा टी हम थोड़ा लाइए, तब न जान आएगा। तो अब देखिए, ये क्या किया गया कि भारत परिषद अधिनियम मुख्य रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसी के लिए जाना जाता है। इसके बाद हमारे पास आया 1919, जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ मरेगा नहीं, बोलो क्या बोल रहे हैं? राजनीतिक इतिहास। हाँ हाँ हाँ, इसमें जो कौन लाया था?
हाँ, हाँ, कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे भाई, बताओ थोड़ा, हम भी संशोधन करेंगे। लक्ष्मी? अरे नहीं, लक्ष्मी इतना गलती नहीं बताती हैं। क्या करते हो आप लोग? लक्ष्मी को समझने के लिए पहले दुर्गा को समझना पड़ेगा। देखो, कालिदास का नाम सुने हो? कालिदास का नाम सुने हो? नहीं भी सुने हो तो सुन लो। उनको विद्वान के रूप में जाना जाता है, किंतु कालिदास वही व्यक्ति हैं कि जिस डाल पे बैठे थे उसी को ताबड़तोड़ काटे जा रहे थे। तो उनके जितना मूर्ख उस प्रांत में खोजने पर नहीं मिलेगा, किंतु वो एक टाइम में विद्वान बन गए। कैसे? कैसे बन गए? एक मूर्ख जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, और अचानक से वो विद्वान बन गया। उसकी पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं, कुमार शकुंतलम, मालविकी ग्रामर, इतनी जटिल संस्कृत का प्रयोग किया गया है कि आज तक इस बुक को हिंदी में अनुवाद नहीं किया जा सका। कार्य चल रहा है। इतने बड़े विद्वान बन गए। क्यों? क्योंकि उनको साक्षात भगवान का दर्शन हुआ था। ये भी जान जाइए। तो आपको दर्शन पाना पड़ेगा, और दर्शन पाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। ये भी जान जाइए। क्योंकि कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति, और आज भी हमारे अपने समाज में ये प्रथा है कि विवाह कराने के लिए ब्राह्मण ही विवाह कराएंगे। ब्राह्मण द्वारा ही विवाह आपका माना जाएगा कि विवाह सही है। और उस वक्त वहां की जो महारानी थी बहुत सुंदर थी, किंतु संस्कृत बहुत अच्छा जानती थी। तो वो चाहती थी कि हमारा जो स्वामी बने वो हमसे भी पढ़ा लिखा ज्यादा हो और हमसे भी ज्यादा संस्कृत के बारे में ज्ञानी हो। और पंडित जाते थे, रानी का एक ही काम था कि शादी के दिन केवल 5 प्रश्न पूछती थी। अगर जवाब दे दिए तो पति हो, वरना सारे पंडितों का तिरस्कार करती थी समाज में। पंडित बहुत परेशान थे। तो यही 5 पंडित अपने में चर्चा कर रहे थे कि इस रानी का किया क्या जाए। तब तक उसमें से एक तो देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है। तो उसको बुलाया गया, बोला इधर आओ, तुम क्या कर रहे हो? मतलब डाल काट रहे हैं। बोला तुमको मालूम है कि अगर वो डाल कट जाता तो तुम्हारा क्या होता? मतलब कुछ नहीं, डाल नीचे आ जाता। बोला उसी पे तो तुम बैठे थे। उससे बोला गया कि तुम शादी करोगे? बोले हम, हमारे मूर्ख से कौन शादी करेगा। बोला कि नहीं, तुमको यहाँ की रानी से शादी करवा देंगे, किंतु जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे करना। बस ठीक है। तो शादी के दिन जब प्रश्न किया गया, रानी ने प्रश्न किया, तो वो इशारे से बोली। वो इशारे से 1 2 5 करके बोलता था। पंडित पहले सिखा दिया था। बोला तुम खाली इशारा करना, उसका उत्तर हम लोग दे देंगे। तो रानी जब 5वां प्रश्न की तो बोली ये मौन क्यों है, ये बोल क्यों नहीं रहा है? तो पंडित लोग अपने में होशियार थे। वो बोले कि आज इतना उत्तम दिन है, इतना उत्तम दिन है कि ब्रह्मांड में ऐसा दिन नहीं आया, इसलिए मौन रखकर ही शादी किया जाएगा तो उत्तम माना जाएगा। रानी भी बोली चलो अच्छी बात है, शादी तो हो गया। अब उनको बहुत लालसा था कि मेरा पति अच्छा संस्कृत बोले। बोली स्वामी थोड़ा अंग्रेजी संस्कृत में बात कीजिए। वो संस्कृत बोल रही है, वो तारा सितारा देख रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या है। क्यों? क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे। तो रानी बोली कि भाई आप भी कुछ संस्कृत में बोले। बोले कौन सा संस्कृत, हमको तो आता ही नहीं है, संस्कृत का 100 नहीं आता, आप संस्कृत बोल रही हैं। अरे हम तो एक बहुत गंवार हैं, हमको तो पंडितों ने कहा कि ऐसे ऐसे करना। मतलब मजाक मत कीजिए। बोला हम सही बता रहे हैं। बस रानी का पारा हाई हो गया। डंटा पकड़ा हुआ था, अपनी सखियों से डंटा लेकर जो लतम चई जुत्तम चई करवाई कि कालिदास को भागना पड़ा। अपना जान लेकर खूने खून हो गए, चले गए गुरुकुल के पास, जाके बेहोश होके गिर गया। बच्चा सब आया, बोला कि अरे आदमी मरा है। गुरुजी आए, बोले इसका सेवा करो, का सत्कार करो। बोला कौन हो तुम? कैसे बताए कि हम अपनी बीबी से मार खाए हैं? बोला हम तो ऐसे ही, ठीक है हो गया। रहा वहां
और 6 महीने रहने के बाद गुरुजी का एक प्रथा था कि वहां से काली जी की मंदिर थी, वहां शाम को बच्चे दिया जलाते थे, गुरुजी सुबह जलाते थे। तो बच्चे थे 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों में नटखट आया, उसने एक दिन बोला कि कलवा तू जा। काले थे, कलवा नाम था, कलवा चला गया। आंधी तूफान आया तो उसको अपने मार याद आने लग गए, और उस मार के सोच में कब वो काली जी के मंदिर पे पहुंचा उसको पता नहीं। तो बच्चे बोले कि तुम प्रमाण क्या दोगे? तो बोला कि यार काली जी तो पूरा काली हैं, कैसे प्रमाण? अच्छा, इनका जीभ जो है वो लाल है, तो हम दिया जलाएंगे, ऐसे करेंगे, उनके जीभ पे लगा देंगे, बोले जाके प्रमाण देख लेना। जैसे करने गया बस साक्षात वो प्रकट हो गई। और जब वो प्रकट हो गई तो उसको बोली, तो ये बोला कि क्या चाहिए, वर मांगो तुम, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। बोला कि हमको जितना मेरी बीवी मारी हम उतना मारना चाहते हैं उसको। बोला ये वरदान नहीं देंगे तुमको, किंतु तुमको आज से हम वरदान दे रहे हैं कि तुम विश्व में एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाना जाओगे। क्या बात कर रही हैं, हमको एबीसीडी आता नहीं, आप हमको कह रही हैं विद्वान बनेंगे हम। बोला आज से जो पुस्तक का पन्ना टर्न कर दोगे सब छप गया सॉफ्टवेयर में। बोले हाँ। बोले हाँ। वो कलवा वहां से आए रात को 7-8 बजे, तो आपको पता है गांव में अंधकार होता है, जितने बच्चों के किताब थे उठा के ले गया, अपने किचन में ले गया, पन्ने टर्न करना था टर्न किया, पर वो नॉलेज उसको उल्टा मिला, क्योंकि कभी वो क्लास 1 का करता तो कभी क्लास 8 का करता तो कभी क्लास 6 का करता, एक सीरियल में हुआ नहीं। तो वो क्या कहे, तो सारे जब किताब टर्न कर लिया, जाके रख दिया, तो उसमें लिखा था कि ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर मेडिटेशन करते हैं और ध्यान करते हैं किसी चीज का, तो आपकी एकाग्रता बहुत तेज होगी। बैठ गया ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, बच्चा सब आया, बोला कलवा से पूछते हैं कि प्रमाण क्या है? तो संस्कृत में बच्चे ने बोला कि नहीं, हिंदी में पूछा गया तुम गया था, संस्कृत में जवाब आ रहा है। बच्चा शॉक्ड, उसमें से तो बोला इतना दिन रहा है तो कुछ संस्कृत नहीं सीखेगा, आगे पूछो। बोला प्रमाण क्या है? प्रमाण के ऊपर केवल 10 मिनट वो बोला, बच्चे भाग खड़े हुए, गुरुजी को जाके पकड़े, बोले गुरुजी हमें क्षमा कीजिए, ऐसा ऐसा कलोगे, कलवा को भूत पकड़ लिया है ऐसा। गुरुजी बोले ऐसा है, चलो उसे पूछे कि प्रमाण क्या है। 4 घंटा केवल शास्त्रार्थ हुआ गुरुजी में, और गुरुजी लास्ट में कलवा का पांव पकड़ लिए, बोले कि आज से तुम्हारे गुरु ये हैं। किंतु नॉलेज तो आपको अनऑर्गेनाइज्ड मिल गया था, कभी 1 क्लास, कभी 5 क्लास, कभी 2 क्लास। तो उनके स्वप्न में माता फिर आई और कही कि तुमने जो किया, तुम्हारा नॉलेज अभी भी अधूरा है, तुम्हें माता सरस्वती को प्रसन्न करना पड़ेगा। और उसको प्रसन्न करके उन्होंने जो लिखा, और फिर अपनी बीबी के पास गए, और जब बीबी से शास्त्रार्थ हुआ तो बीबी बोली कि अब आप हमारे पति बनने योग्य हो। तो कालिदास ने बोले कभी तुम हमारी पत्नी थी ही नहीं, तुम हमारी पत्नी कैसे बन, हम तुम्हारे पति कैसे बन गए? और वहां से चले गए, और उसके बाद ये सब किताब लिखे। तो नॉलेज पाने के लिए ना मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। देखिए अभी हम लोग, आपके सबके जीवन में एक समय में कई सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, कंसंट्रेशन एक जगह नहीं है, उसको रोकने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं ना कि सर 1919 के अधिनियम में लक्ष्मी जी में लिखा हो, नहीं ऐसा नहीं है। अभी लक्ष्मी जी आप एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, और हम जब आपकी जगह पे थे ना तो लक्ष्मी जी को दीमक की तरह हम पढ़े थे। दीमक जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, पूरे पन्ने को चाट जाता है। हम जब अपने समय में पढ़ते थे ना तो हम इतना तक बताते थे कि ये प्रश्न, मतलब ये जो तुम पूछ रहे हो लक्ष्मीकांत के किस पेज में है, किस पैराग्राफ में है, किस लाइन में है। इस तरह का हमने पढ़ाई किया था, इसीलिए यहां है। हम नहीं चाहते आप ऐसा करें, हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। तो 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, क्या बोल रहे थे जी? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जैसे हम कहते हैं ना मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले कौन थे? हाँ बोलो कौन थे, हाथ उठा रही हो, गलत बोलती हो, हाँ बोलिए, नहीं पता। हाँ बोलो मिस्टर जीतू, मॉर्ले कौन थे? हाँ बोलो बोलो। वेरी सॉरी, और वेरी सॉरी बोलते रहोगी, सॉरी निकलते रहेगा। बिल्कुल ये सही बोली है जी। ये मॉर्ले जो थे
ये राज्य सचिव थे, राज्य सचिव, मोर्ले राज्य सचिव थे, और ये थे जी वाइसराय ऑफ भारत। और पता है हम लोग जो कहते हैं कि सर आरक्षण, कहते हो ना भाई आरक्षण, आरक्षण का नाम लेते हो ना, तो बोलो ना हाँ या ना। उसका भी बीजारोपण यहीं से हुआ है, यानी उसकी नींव भी अगर आप देखेंगे तो यहीं से दिखेगा। भारत में पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए अलग एक चुनाव प्रक्रिया रखी गई, जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ बोलो जी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। सांप्रदायिक का मतलब यहां पर हम यह समझेंगे कि मुस्लिमों को, जैसे मान लीजिए हमारी आबादी है, यहां अगर 40% मुस्लिम है, 60% दूसरी आबादी है, यहां का जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होगा वो मुस्लिम होगा, और अन्य लोग भी उसी को वोट करेंगे। और आगे चल के आप देखिए, आगे चल के यही चीज जो सांप्रदायिकता जो है कि अन्य धर्मों में भी बांट दिया गया। सिख को दिया गया, हरिजन को दिया गया। देखिए ना सांप्रदायिकता, देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। यानी आरक्षण का भी बीजारोपण अंग्रेज ही दे के गए हैं। बड़ा दुख होता है इसका, क्योंकि उनको मालूम था कि हम शासन तभी कर सकते हैं जब डिवाइड एंड रूल, यानी फूट करो राज, हाँ फूट डालो राज करो। तब से खेल ही रहे थे तो गिरना ही था उसको। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है सांप्रदायिकता। अच्छा क्यों लाया गया? वेरी गुड, दोनों हाथ उठा रही हो। क्यों लाया गया बोलो? हाँ क्यों लाया गया? 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो लाया गया, क्यों लाया गया? कारण पहले समझिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है पुस्तक, कारण समझोगे अपने याद रहेगा। क्यों लाया गया जी? जी तो पलक, क्या नाम है आपका? महिमा, हाँ बोलो महिमा। माइंड ब्लोइंग, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महिमा, बहुत सही जवाब दियो। मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी? बोलो, सही जा रही हो, बहुत अच्छा लगा जवाब, बिल्कुल सही बोलियो। बोलो स्थापना कब हुई मुस्लिम लीग की? यही ना गड़बड़ कर दी? बिल्कुल सही कह रही है। बोलो किसने किया था? सर ये नहीं पता। हाँ हमको चंद्रचूड़ ने है, वो तो एक्टर है यार, क्या क्या नाम दे रहे हो? कि चनाचूर बोले? क्या बोले? सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट। मोहम्मद अली जिन्ना, वेरी गुड, प्योरली गलत बोले हो, थोड़ा नहीं पूरा। आगा खान, याद था ना? याद रखना चाहिए ऐसे। देखो हम बहुत पहले के पढ़े, हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, किंतु पढ़ाई ऐसे पढ़ो कि कोई भी, देखिए आप लोग अभी ऐसे पढ़ रहे हैं ना कि कोई अगर आपके घर में रिलेटिव आ जाए, अच्छा बिटिया क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, आईएएस की तैयारी, बेटा एक प्रश्न का जवाब दे, तो पसीने छूट गए, हम आ रहे थोड़ी देर में। मतलब आपका आत्मविश्वास इतना तेज है कि आप उनके सामने से बच के निकलना चाहते हैं। ये स्थिति है, मानते हैं ना? हाँ यथार्थ चीजें बोलेंगे, क्योंकि हम भी वहीं से आए हैं, जहां आज आप है, एक समय में हम भी वहीं थे, तो हम समझ सकते हैं भावनाओं को। हाँ तो बिल्कुल महिमा सही बोली है कि देखिए आप क्या है कि 1905 में कर्जन भैया जो थे ना, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, भारत का बंगाल का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन जो थे वो बंगाल का विभाजन कर दिए, और बंगाल का विभाजन किए तो देश में विद्रोह हो गया। तो इन्होंने कहा कि ये काम, भैया पानी पानी,
इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को, मुस्लिम समुदायों को कहा कि तुम इस आंदोलन में भाग मत लेना, तुम्हारे लिए हम तुमको एक अच्छा चीज देंगे। अरे बेवकूफ, हिंदुओं का एक समूह है, समझो, तुम लोग मुस्लिम हो क्या करोगे, हिंदुओं के आगे पीछे घूमोगे? है बेवकूफ कहीं के। हिंदुओं का एक समूह है। कौन सा समूह था? हाँ, कौन सा समूह था जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये हिंदुओं का समूह बता दिया गया। तुम्हारा कौन सा समूह है? कोई नहीं। खोलो, हम सपोर्ट करेंगे। खुल गया मुस्लिम लीग 1906 में। और 1906 में मुस्लिम लीग खुल जाने के बाद, 1906 में मुस्लिम लीग खुल जाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसका विरोध किया। गलत है, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 1900 ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1931 के बाद निर्विवाद उसके अध्यक्ष बन गए। और यही अधिनियम भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण बना। अब ये सब तो उसमें नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीजें एनालाइज करने से आता है। मूल्यांकन जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आना। एक शर्ट आदमी पहनता है ना, कपड़ा, तो उसका मूल्यांकन करता है कि मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं, तभी ना खरीदते हो। वैसे ही उसको पढ़ो, तब जाके समझ में आएगा। तो अब क्या है कि इसीलिए इस अधिनियम को कहा जाता है, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव के जनक माने जाते हैं। माने जाते हैं ना, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना जी? पढ़ के आए हो ना जी? तू हाँ, पढ़ के आए हो ना? अच्छी बात है, पढ़ के आए, अच्छी बात। हमको भी अच्छा लगता है जब पढ़ के आते हो, तो अच्छा लगता है सवाल का जवाब। जैसे देखो, महिमा पढ़ के आई है किंतु बोलती नहीं है, किंतु आज पता चला कि हाँ वो भी पढ़ रही है। कोई बात नहीं महिमा, अब आपसे ही पूछा जाएगा, थोड़ा वेट करो। हाँ, इसके बाद हमारे पास आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कौन सा सुधार कहते हैं? हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पढ़े हो ना? बोलो। हाँ, ये बात सही बोले कि सर पढ़े तो बहुत कुछ है किंतु याद नहीं है। क्यों? क्योंकि खाना खाना चाहिए इतना, खा लेते हो इतना, तो कहां से डाइजेस्ट होगा? यानी पढ़ना रहता है, याद करने का चीज इतना करना चाहिए, तो आप लोग कर लेते हो इतना, तो सारी चीजें अपने में कॉकटेल खिचड़ी पक जाती है। तो ये होना है। इसके बाद आप देखिए हमारे पास जो अधिनियम है वो है 1919 का अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसको महिमा मॉन्टेग्यू कौन थे? ये जो व्यक्ति पहले है वो कौन है? मॉन्टेग्यू कौन था? बोलो। पीएम, वेरी गुड। और चेम्सफोर्ड कौन था? मॉन्टेग्यू, वेरी गुड। अभी थोड़े थोड़े देर पहले बताए थे महिमा कि जो पहला व्यक्ति होगा वो राज्य सचिव होगा, यहां प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होगा। तो मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो कौन थे? वाइसराय थे। अच्छा, इस अधिनियम में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। द्विसदनीय मतलब होता है, क्या होता है द्विसदन का मतलब? हाँ बोलो, कौन कौन से दो सदन होंगे बताओ? बोलो, सही बोल रही हो, लोकसभा और, वेरी गुड,
यानी द्विसदन का मतलब होता है दो तरह के सदन होंगे, एक होगा उचला सदन और एक होगा निचला सदन, यानी लोकसभा और। इसके बाद सबसे मुख्य चीजें जो इस अधिनियम में लाई गई, जो हम आज प्रस्तावना पढ़ते हैं, वो इसी अधिनियम से दिखता है। और उसके बाद सबसे बहुमूल्य चीज द्वैध शासन, द्वैध शासन प्रणाली यहीं लाई गई थी, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डायरकी। डाई मीन्स दो, आर्की मीन्स शासन, द्वैध शासन प्रणाली। जी क्या था द्वैध शासन? हाथ उठा के रखी हो तब से हम पूछ नहीं रहे हैं, बताओ, बोलो क्या था? जल्दी बोलिए, समय नहीं है। अच्छा नहीं पता। महिमा क्या था द्वैध शासन प्रणाली? हाँ, द्वैध शासन में केंद्र सरकार राज्य सरकार थी और क्या करती है? अच्छा, उन लोगों का अलग अलग शासन प्रणाली। हाँ कृष्णा, व्हाट इज द्वैध शासन? फलक? बोलो बालक। हाँ जी बोलिए। द्वैध शासन क्या था बोलो? हाँ बहुत सही जा रहे हो, फिर और? ये और कुछ बोलिए ना भाई, आप तो उसके बाद चुप ही हो गए। हाँ बोलिए। एम ए। कुछ बोलना है जीतू? भूल गए? वेरी गुड। आज से लेकर सोमवार तक मौसम विभाग बोला है कि बारिश होगा राजस्थान में। हमारे ख्याल से उसका ट्रेलर दिख गया कि अभी थोड़ा बहुत हुआ है, किंतु होगी कि नहीं इसकी कोई चिंता नहीं कीजिए। विभाग हमारा ऐसे ही चलता है, आज बोलेगा बारिश है, पता चला 2 दिन बाद आएगा। तो याद करने के बाद, हाँ हाँ बहुत सही, बोलो। हाँ क्या बोल रही है? हाँ बिल्कुल जाइए ना, हम तो पहले भी आपको बोले थे 5 मिनट आप यहां, पर ये समझ जाइए पुस्तक में नहीं समझ पाइएगा, ये समझेगी। अभी तक तो ये समझी बहुत कुछ और आपको समझा देगी। अरे प्रतिद्वंदी है, गलत समझाएगी, हमारे में प्रतिद्वंदी की भावना नहीं है, वो सब सही समझेगी, समझाएगी गलत, ताकि ये कंपटीटर खत्म हो। देखिए प्रांतों में, प्रांत का मतलब होता है, उस वक्त हम लोग राज्य कहते थे, ठीक है, अभी आज के टाइम में उसको हम लोग राज्य कहते हैं। राज्यों में विषय का बंटवारा नहीं किया गया था। जैसे आप देखिएगा तो हमारे संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, केंद्र सूची, केंद्र, राज्य और हाँ समवर्ती सूची। तो अब देखिए केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में आप इसको देखिए, आज के टाइम में इसमें कुछ विषय रखे गए हैं। हाँ कितने विषय बोलो, सही बोल रही हो? नहीं 100 तो बोली थी, बताओ 100 ही बोली थी ना? 100 बोली थी ना? हाँ तो राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुछ विषय थे। विषय का मतलब होता है जैसे ग्रह, वित्तीय, मुद्रा, ये विषय है, ये केंद्र सरकार में थे। इसी तरह से राज्य सूची में भी कई सारे विषय थे। तो ये जो द्वैध शासन था, राज्य के विषयों को 2 भाग में बांट दिया गया था, यानी इन विषयों को, राज्य के विषयों को, सब्जेक्ट को, हाँ 2 भागों में बांट दिया गया था। और हम राज्य की बात कर रहे हैं तो यानी हम बात कर रहे हैं बॉम्बे मद्रास प्रांत की, उस वक्त यही थे राज्य। अब
अभी नहीं था, आएगा, इसके बाद ही आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए हमारे पास दो विषय थे, एक विषय को हम लोग कहते हैं रिजर्व्ड, यानी आरक्षित, एक आरक्षित और दूसरा ट्रांसफर। स्थानांतरित, स्थानांतरित विषय, यानी आरक्षित विषय जो था, ये जो आरक्षित विषय था ये किसके लिए आरक्षित था? तो गवर्नर जनरल ऑफ प्रांत, यानी राज्य का जो गवर्नर जनरल था उसके लिए ये विषय आरक्षित किया गया था। कौन सा विषय था? तो आरक्षित विषय में आप जैसे मान लीजिए गृह मंत्रालय आरक्षित है। फिर इसके पहले मैंने आपको बताया था वित्त मंत्रालय, वित्त आरक्षित था। उसके बाद आप देखिए विदेश आरक्षित था। उसके बाद आप देखिए शिक्षा नहीं, रक्षा आरक्षित विषय था। यानी इन विषयों पे कहीं भी कुछ भी अगर संशोधन करना होगा ना, कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ उस राज्य का, प्रांत का। ठीक है कृष्णा, ठीक है? ये क्या है? हाँ ना बोला करो, देखो हम भी आपसे ऐसे थोड़े पूछते हैं। हाँ बोलो कृष्णा, ठीक है? अरे हाँ ना बोला करो बालक। हाँ, उसके बाद ये स्थानांतरित विषय जो था, ट्रांसफर विषय, ये हमारे अपने सदस्य को दिया गया था, परिषद के सदस्य को। तो परिषद के, अगर आप देखिए तो परिषद के लोगों को दिया गया था जो निर्वाचित होके गए थे, यानी मनोनीत, जैसे आप लोग मान रहे अप्रत्यक्ष था तो मनोनीत ही था, उसको तो निर्वाचन था नहीं। तो इस स्थानांतरित विषय में, स्थानांतरण करने वाला विषय जो था, इस विषय में क्या किया गया था कि जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे पास कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा, उसके बाद आप लीजिए स्वास्थ्य, हेल्थ, हाँ एग्रीकल्चर, उसके बाद आप लीजिए स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे विषय हमारे अपने परिषद के सदस्य को दिया गया था, लोगों को। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन यानी संशोधन करना होगा, कौन करेगा? हमारे अपने जो मंत्री थे वो करेंगे। किंतु अगर मान लीजिए कि ये गवर्नर जनरल चाहता है कि हम इस स्थानांतरित विषय में संशोधन करें, उसको अधिकार था, किंतु वो सबसे पहले परिषद से आज्ञा लेगा, अनुमति लेगा, तभी कर सकता था। यही बात समझ में? जी समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? नहीं आया समझ में? जी इधर जीतू, महिमा जी समझ में आया आपको? पीछे बैठी हैं जी, आपके बगल में जी। बालक क्लियर है? समझ में आ गया? संभव तो काफी जी। समझ में आया आपको? नहीं आया? हाँ बोलिए, नहीं आया क्या आया? हाँ तो देखो, तो बताइए, अब एक एक जन से पूछेंगे तब कोई बोलेगा। आपका अपना अधिकार है, आप पूछिएगा नहीं। भाई मान लीजिए कि उस वक्त द्वैत शासन राज्यों में विषय कुछ दिए गए थे, उन विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। एक था आरक्षित, किसके लिए आरक्षण किया गया था? गवर्नर जनरल के लिए। प्रांत के जो अधिकारी थे, अंग्रेज थे, उनके लिए आरक्षित। वो विषय कौन से थे? देखिए लिखा है मैंने, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे मैंने लिख दिया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सारे। ठीक है, और स्थानांतरित विषय हमारे अपने लोग को दिया गया था, भारतीयों को दिया गया था कि ये विषय जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, कृषि हो गया, न्याय हो गया, ऐसे ऐसे विषयों पर अगर आप कोई परिवर्तन, जैसे शिक्षा में आप कोई परिवर्तन करना चाहती है तो यहां के लोग करेंगे, परिषद के लोग। किंतु ये चाहकर भी इन विषयों पर परिवर्तन नहीं कर सकते थे, संशोधन नहीं कर सकते। कौन? ये जो हमारे परिषद के लोग, ये चाहकर भी आरक्षित विषय में
कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। किंतु वाइसराय कभी भी इनके विषय में परिवर्तन कर देता था, इनसे बिगर पूछे भी। इसीलिए प्रांतों में ये जो द्वैत शासन प्रणाली था, ये काफी असफल रहा। असफल समझती हो? हां, बिल्कुल सफल नहीं रहा। लागू तो किया गया, किंतु लोगों ने उसे मान्यता नहीं दी, लोग उसे स्वीकार नहीं किए। हां बोलिए, बोलो क्या पूछ रहे हो? कृष्णा हाथ उठाए, बोलो, कुछ तो चल रहा है दिमाग में, पूछो पूछो कृष्णा। अरे यार क्या आप लोग के टाइम में हम टीचर को परेशान कर देते थे, आप लोग तो अभी कुछ नहीं बोल पा रहे। कुछ पूछना है तो पूछो कृष्णा। कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ पूछना है? जी जी, आपको समझ में आ गया? ये क्या नाम है आपका? अनु। तो अनु, ये जरा समझाओ तो हम क्या समझाए हैं। जब से हम समझा रहे तब से आप सर नीचे करके ही सोचे जा रही है। नींद आ रहा है? आएगा, इतिहास है ना, इतिहास जब तक सुलाएगा नहीं तब तक जगाएगा नहीं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको? इससे पहले आपसे पूछे थे आपको समझ में नहीं आया, अब आपसे पूछे कि समझ में आ गया, तो हम कैसे समझेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं? ये चीज आप लोग को सुधारनी पड़ेगी, बाकायदा बोल के बता। तो ये द्वैत शासन प्रणाली ये हमारे भारत परिषद अधिनियम में लाया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बहुमूल्य, इसके बाद हमारे पास देखिए तो एक अंतिम अधिनियम जिसको हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ, अब आप जा सकते हैं। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, अब आप जाना चाहती हैं तो रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, जाते जाते कह के तो आप 5:30 कर ही दी, 5 मिनट आप बोले थे। ओ अच्छा अच्छा, कहाँ गांव है आपका? बताइए, एक दिन की छुट्टी में घर जाना जरूरी है? घर जाना जरूरी है। आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग यहां आए हैं, माता पिता आपको यहां छोड़े हैं कि आप अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकें, किंतु घर का जो एक कहते हैं ना चुंबक, वो छोड़ता नहीं। जा सकते हैं आप, जाइए जाइए, बिल्कुल घर जाइए, कुछ मीठा लेके आइएगा, जाइए। ठीक है, तो अब देखिए, नहीं ये एक सभी में ये समस्या है। अभी देखिए, अभी तो एक दिन के लिए चली गई, अगर 2 दिन के लिए छुट्टी होता, 3 दिन के लिए होता, तो हमें लगता है कि पूरी क्लास चली गई होती। जो यहां रह रहे वही क्लास करते हैं। पता नहीं घर जाके क्या लालसा मिलती है, हमको समझ में नहीं आता। घर में जाके और तकलीफ में रहते हैं कि ये काम वो काम, यहां केवल पढ़ाई है। किंतु वहां पे घर इसलिए नहीं जाते कि मम्मी पापा से मिलना है, घर इसलिए जाते हैं कि दोस्तों से मिलना है, ज्यादा समय वहां कटेगा। ऐसा ही है ना, क्या जीतू? हाँ देखो, तो जीतू एकदम सही है, इस मामले में बहुत तंदुरुस्त है। तो हमारा मानना है कि पहले के टाइम में राक्षस जो हुआ करते थे, वो भगवान को मनाने के लिए तपस्या करते थे 10-10 हजार साल, 5-5 हजार साल। तो भगवान प्रसन्न होकर उनके जैसा आशीर्वाद देते थे, जाओ तथास्तु, तुमको वही मिलेगा। तो चूंकि राक्षस थे, उपद्रव करते थे, तो फिर भगवान मार देते थे। अब उसी के वही आ रहे हैं, हम वही आ रहे हैं। हमको मालूम था कि आत्मा आपकी वहीं जा रही है, उसको रोकना जरूरी है, थोड़ा वेट कीजिए। तो अब क्या है कि पहले के टाइम में ऐसे होते, तो पहले के टाइम में आयु भी हुआ करता था 20-20 हजार, 30-30 हजार साल। ठीक है, किंतु अब जो आयु ही है वो हमारा रह गया है 67 साल। एक व्यक्ति एवरेज 65-67 साल, इससे ज्यादा नहीं जी रहा। तो आज के युग में अगर किसी को भगवान चाहिए, तो अभी आप लोगों के जीवन में यही आपके लिए भगवान है। यानी आरएस बनना, आईएएस बनना, ये अधिकारी, ये भगवान से कम नहीं है। आप नोटिस करना, जब बन जाओगे ना, अभी जहां गांव में जा रही हो ना, तो सब बोल रहा है बिटिया क्या कर रही है? अच्छा तैयारी कर रही है, अच्छा ठीक है बिटिया मन से करना।
और यही बिटिया कल को बन जाएगी ना, और वहां जाके बोलेगी, उसी व्यक्ति से गांव में जाके बोलेगी कि हम यहाँ के एसडीएम हैं, तो वो दादाजी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे बिटिया ये जगह पे बैठो। यानी आपको तब महसूस होगा कि हाँ ये पद भगवान से कम नहीं है। तो इस पद के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी कम से कम 2 साल। भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, देवर देवरान, ये सारे से मोह माया छोड़ना पड़ेगा। 2 साल छोड़िए, तीसरे साल सारी चीजें आपके कदम में होंगी। पर ये मोह माया छूटे तब तो, ये छूटता नहीं है। ये ऐसा चुंबक है, आप नोटिस कीजिएगा। आप लोग तो पता नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, तो हिंदी का भी मतलब सही मूल्य नहीं समझ पाते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है ना, तो जब बच्चा 4-5 महीने 6 महीने का होता है, 7 महीने का, तो जो माताएं खाती हैं ना, तो उसमें नमक का पदार्थ रहता है, मिर्च का पदार्थ रहता है। और बच्चे के शरीर में जब वो जाके टच करता है तो उसको लगता है कि हम सबसे बड़ा अपराध कर बैठे हैं। तो वो भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु हमको यहां से निकालिए। तो भगवान उसको कहते हैं कि तुमको निकालेंगे, किंतु तुमसे हमको एक समझौता करना पड़ेगा कि तुम बाहर आओगे तो तुम हमारे ही तप करोगे, हमारे लिए ही अपना जीवन सारी चीजें करोगे। तो ये तपस्या कैसे, कैसा एग्रीमेंट, कुछ दिखेगा नहीं। तो भगवान सबके उंगली में, देखना किसी के उंगली में गोल तो किसी के उंगली में चक्र का निशान बना के रखे हैं कि हाँ तुम बाहर जाओगे। तो किंतु बाहर आने के बाद व्यक्ति भूल जाता है। हाँ नोटिस करना, अभी में नहीं, माइक्रोस्कोप वो जो आता है ना, लेंस लेके देखना, गोल होगा तो किसी में चक्र होगा, वो भगवान का निशान रहता है ऊपर वाले का, कि आप आए तो आप हमारे गुण गाएंगे तो हम आपका आदर करेंगे। किंतु आप लोग जिस दुनिया में लग जाते हैं देख लीजिए। तो अभी जब आपके लिए ये आरएस आईएएस बनना एक लक्ष्य बन चुका है, इसको पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। बैठकर नहीं होगा, सोचकर नहीं होगा, कर्तव्य करने से होता है। आप लोग ने, और मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग के पास अभी स्वर्ण अवसर है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मैंने बताया ना, टीना डाबी को मैंने 12वीं क्लास में कोचिंग दी थी, और वो 12वीं क्लास से लेकर 3 साल तक कोचिंग की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बन गई अधिकारी। इसने उसको सीरियसली लिया। वही चीज आप लोग भी ले। आप ही लोग में से कोई बनेगा ना जी, कोई ऊपर से तो आता नहीं है, किसी के 8 हाथ 8 पांव तो है नहीं, है जी, नहीं है ना, आप ही लोग में से बन। तो उस तरह की रणनीति तैयार कीजिए आप लोग। खैर, अब हमारा प्रश्न ये है कि भारत शासन अधिनियम की जब हम बात करते हैं 1835 की, तो उस वक्त चूंकि हाथ उठा के रखी हो, क्या नाम है आपका? प्रिया, क्या है? अच्छा प्रियंका। तो प्रियंका ये बताओ कि उस वक्त वायसराय कौन था? पता नहीं, कोई किताब उताब रखी हो पढ़ने के लिए? कौन सा? लक्ष्मी, एनसीईआरटी? वो मोबाइल में है कि पुस्तक है वो? वेरी गुड। तो कम से कम थोड़ा पढ़ा करो और याद किया करो। हाँ महिमा बोलो तो। फलक क्या? अच्छा नहीं पता। हाँ कृष्णा, किसी को पता है? हाँ एमए पॉलिटिकल साइंस। चलिए ये नहीं पता हो, नहीं पता, नहीं पता हो सकता है, हम जानते हैं। राजधानी, अगर हम किसी विश्व की राजधानी को पूछें, किसी भी देश के राजधानी को, तो उसका आप लोग कैपिटल बता सकते हैं? मतलब किसी विश्व देश के राजधानी के बारे में पूछे तो आप लोग बता सकते हैं? पूछे? ये अभी तक क्या कर रहे थे, हम पूछ रहे थे तो बता ही रहे थे आप लोग। तो ये बताओ कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? हाँ न्यूजीलैंड की।
ऐसा तरीका ढूंढो जो कभी भूल ना सको। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और इसके जो वाइसराय थे उनका भी नाम था लॉर्ड वेलिंगटन, और उन्हीं के नाम पे उसको राजधानी दे दी गई है। तो वेलिंगटन जो आए ना हमारे यहां वाइसराय, इन्होंने क्या किया, इससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी जी और लॉर्ड इरविन वाइसराय थे, 31 में समझौता हुआ। तो जब समझौता हुआ तो वहां के प्रधानमंत्री जो थे ना, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया कि इरविन जो है वो पूरे ब्रिटेन को गांधी जी के चरणों में रख दिया। अच्छा, इसलिए इरविन को हटाया जाए। इरविन हट गए, वेलिंगटन आए, और वेलिंगटन आए और आते ही उन्होंने कहा कि जो जो चीज समझौते में की गई है उसको अस्वीकार किया जाता है, यानी स्वीकार। और यही वजह है कि आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौता किया और भगत सिंह को फांसी देना था किसी और तारीख में, समझौते के बाद उसे पहले ही फांसी दे दिया गया। तो लोगों में और आक्रोश बढ़ गया कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह के फांसी के बारे में कुछ कहा नहीं, और ऐसा समझौता करके आए कि फांसी 15 को देना था वो 7 को ही दे दिया गया, पहले ही दे दिया गया, जबकि ऐसा बात नहीं है। महात्मा गांधी ने बकायदा बात की थी कि भगत सिंह के बारे में भी सोच विचार करनी चाहिए। हाँ, ये और बात है कि दबाव पूर्वक नहीं, किंतु एक बात रखी थी। तो जब ये आए ना, भारत शासन अधिनियम 1935 जब हमारे देश में आया, तो ये अधिनियम को सही मायने में हम मानते हैं कि अच्छा अभिशासन था इस अधिनियम। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वप्रथम भारत में पहली बार संघात्मक चरित्र को दर्शाया। फेडरेशन शब्द का सर्वप्रथम यहीं पर प्रयोग किया गया, और फेडरेशन का मतलब, यहां संघात्मक का मतलब क्या होता है? यहां संघात्मक को कहा गया कि संघ की सूची, संघ की अगर सूची हम मानते हैं, अगर संघ सूची यानी हम कहते हैं, अभी जस्ट आपको बताए ना कि केंद्र सूची था, हटाओ यार, देखिए केंद्र सूची था, तो केंद्र सूची में कितने विषय थे उस वक्त? हाँ, आप बोलिए, 100 बोल रही थी ना, आप बताइए कितने थे? हम 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। देखिए केंद्र सूची में अगर हम बात करें तो केंद्र सूची में जो हमारे थे वो है 59 विषय, 59। राज्य सूची जो हम प्रांतीय सूची कहते हैं, हमारे पास आज भी ये राज्य सूची है, इस राज्य सूची में 54 विषय थे। हम कब की बात कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, 35 के विषय की बात। और उस वक्त समवर्ती सूची जो था, वो समवर्ती सूची में 36 विषय थे। यानी केंद्र सूची में केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्यों को कानून बनाने यानी प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते थे। जैसे आज के संदर्भ में अगर हम समवर्ती सूची की बात करें, तो आज के संदर्भ में हमारा समवर्ती सूची, जैसे अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा समवर्ती सूची में है, और शिक्षा में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसीलिए आंगनबाड़ी का जो कानून बनाई जाती है वो राज्य बनाती है, और शिक्षा का अधिकार केंद्र सरकार बनाई है, अनुच्छेद 21 क में मौलिक अधिकार हो गया ना। तो आप देखिए, तो हम जब बात करते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये उस वक्त में संघात्मक चरित्र को दर्शाता था। और संघ का मतलब क्या होता है? संघात्मक का मतलब होता है कि देश को चलाने के लिए दो तरह की व्यवस्थाओं का विद्यमान होना। ये दो तरह की व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हमारे देश में आज कितने प्रकार की सरकार हैं?
बोलो कौन कौन से हैं? केंद्र शासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इनका मानना है आज भी दो ही है। क्यों? क्योंकि स्थानीय सरकार जो है उसका विषय राज्य सूची में दिया गया है और राज्य उसको संचालित करती है। इसीलिए कभी भी आप हमको नहीं बता सकती हैं कि सर जिस तरह से राज्य को चलाने के लिए विधानसभा है, जिला प्रमुख या पंचायत को चलाने के लिए कोई सभा है, ग्राम सभा है, वो लोगों का है, निर्वाचित सदस्यों का नहीं है। हाँ, क्या सोच रही हो? बोलो, कुछ दिमाग ऊपर नीचे हो रहा है, उम्र है, आएगा। तो अब देखिए, तो इसी संदर्भ में इसको संघात्मक कहते हैं। इसके बाद आप देखिए कि हम जो अभी थोड़ी देर पहले द्वैध शासन प्रणाली की बात किए थे, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली क्या किया गया, राज्य से हटाकर इसे केंद्र में डाल दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों से हटाकर केंद्र, इससे पहले के अधिनियम में हमने कहां देखा था राज्यों में था ना जी। अब उससे यानी राज्य स्वायत्तता कर दी गई है, राज्य को आजाद कर दिया गया द्वैध शासन से, और राज्य को आजाद करके क्या किया गया, केंद्र में उन विषयों को डाल दिया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन कैसे हुआ, तो देखिए केंद्र में टोटल इतने विषय थे, एक विषय को आरक्षित कर दिया गया और दूसरे विषय को स्थानांतरित कर दिया गया, ये दोनों विषय को बांट दिया गया इसी विषय को। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बना दिया गया था। आज भी यही है, आज भी यही है। इसके बाद वास्तव में महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी अधिनियम से मिला। इससे पहले प्रावधान लाए गए थे 1919 में, किंतु हुआ नहीं। और भारत में 11 राज्य में से, आप देखिए 11 राज्य में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। यानी कितने सदन? 2 सदन, यानी 6 राज्य में लोकसभा, विधानसभा कहिए और विधान परिषद कहिए, 2 लाई गई। ये 6 राज्य कौन थे? वेरी गुड कृष्णा, हाथ उठाए, बहुत अच्छा लगा। बताओ ये 6 राज्य कौन कौन थे? हाँ जी बोलिए। हाँ, क्या नाम है? कविता। हाँ, कविता बताओ। वेरी गुड, और वेरी गुड, और महान आत्मा है आप। और उस वक्त जम्मू कश्मीर था। अच्छा देखिए, आपका जवाब कितना अच्छा दिया सर। एक तो बंगाल होगा ना, तो हम कैसे उसको माने कि हां? नहीं, आप अपने आंसर को ही देख लीजिए। इस तरह से आप लोग जवाब दीजिएगा और कहिए कि सर हम प्रश्न का उत्तर सही देकर आए हैं। हाँ देखिए, तमिलनाडु उस वक्त मद्रास का अंग था, तमिलनाडु है नहीं। हम अपडेट थोड़े हम कर रहे हैं करने को, हम तो 35 के अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 35 के अधिनियम में पता है आपको? हाँ बोलो, ऐसे ऐसे तब से पीटे जा रहे हो, तुम ध्यान नहीं दिए। हाँ बोलो। आंध्र प्रदेश महान है जी। आंध्र प्रदेश उस वक्त कहां था? उस वक्त तो मद्रास का अंग था वो। हाँ बोलो, सुनाई दिया क्या बोला उन्होंने? बताइए, जब ये नहीं सुन पाई तो हम कैसे सुन पाएंगे? इतना से इतना नहीं आया तो इतना कैसे आएगा? अच्छा, आपने बोला ही नहीं कोई। अब देखिए, इसके अंदर जो 6 प्रांत थे वो थे, पहले बंगाल, वेरी गुड, बिहार,
सिस्टम से लिखेंगे। बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 हो गए। उसके बाद हो गया यूपी। उस वक्त यूपी को यूपी नहीं कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। हां, उत्तर संयुक्त प्रांत। उसके बाद असम, और उसके बाद बंगाल। बंगाल किसके साथ था? बिहार के साथ था। ये 6 प्रांत उस वक्त के थे जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था, यानी 2 सदन थे, निचले सदन और उच्च सदन। समझ में आ रहा है? हां, तो आज राजस्थान में कितने सदन हैं? हाँ जी जी जी, 1 सदन। उस सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? वेरी गुड, 200। वेरी सॉरी, कहां का बता रही हैं आप? हम आपको कल भी बोले थे कि आप अपना हाथ से मत कीजिए ना, उसको वहां ले जाइए, टन टनाटन तो कुछ दिखेगा, लाल पीला हरा। राजस्थान में 200 ही है, और 245 भी नहीं है किसी राज्य में। लोकसभा में, हां, बहुत सही और बहुत गलत है। राज्यसभा में कह सकती थी तो हम थोड़ा मान भी लेते, लोकसभा में 550 है। सारी चीजें एक साथ आप लोग पढ़ते हैं, सारा खिचड़ी पक जाता है और तब सोचते हैं कि हमको सब चीज आ जाए। ऐसा नहीं होता है। हां, राजस्थान में 200 है, तो इसी तरह से हर राज्य में विधानसभा की सीट बटी हुई है। और ये प्रावधान आज भी आपको बता देते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में टोटल 491 अनुच्छेद थे और 15 भाग थे, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा कि 60% चीजें हमने यहां से अपने संविधान में ऐसे ही जैसे था वैसे लागू कर दिया, चर्चा भी नहीं किया, चर्चा भी नहीं हुआ। जी, भारतीय संविधान में आज कुल कितने अनुच्छेद हैं? 394। कहां पढ़े थे? क्या बता रही हैं उनको आप? क्या बता रही थी? ध्यान तो काफी एकदम एकाग्र तरीके से उन्हीं के तरफ था आपका। हाँ, महिमा कितने हैं आज अनुच्छेद? कृष्णा 395। कविता नहीं पता। हाँ जी, तो बोलो, सुनाई दिया आपको? वेरी गुड, देखो ये आवाज होनी चाहिए थी, ऐसे ही धीरे धीरे बोलो। अभी आपकी जो इससे पहले आवाज आई थी वो डर के आई थी। अभी पता है आपका हार्ट बीट अगर टच करेंगे ना, तो वैसे तो नॉर्मली 72 चलना चाहिए, अभी आपका 144 के स्पीड से भाग रहा होगा, क्योंकि अच्छा आंसर आपने दिया। बुलंद आवाज में ऐसे आवाज आने चाहिए, ठीक है? तो आप देखिए कि जब हम बात करते हैं हमारे संविधान के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम या स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। देखिए, उस अधिनियम को हम लोग नहीं पढ़े तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे प्रश्न पूछता नहीं है, और इसलिए भी नहीं पूछता है क्योंकि हम लोग अभी भी आजाद हो गए हैं, किंतु अधीन इसी अधिनियम से चल रहा है हमारा देश, तो दुख लगता है। तो इसलिए इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। दिमाग यहीं तक लगाएंगे 35 तक, और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा।
तो दूसरा चरण अब लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं जी? लिखने के लिए बोले हैं, लिखा जा सकता है ना? कल, आज नहीं? वेरी गुड, समय हो गया। हमारे ख्याल से अभी भी 4 मिनट बचा हुआ है, कल लिखवा दें। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो अब कल के बाद हमारी क्लास जो होगी वो संभवतः सोमवार को होगी, शाम को। अरे बहुत लड़के बहुत लड़कियां दूर रहते हैं, और लड़कियों का तो ठीक है, वो तो एडजस्ट कर लेंगे। लड़कियां जो दूर रहती हैं उनका कैसे करोगे? 8 बजे, सुबह 6 से 8? अरे क्या करती हैं आप आएंगे ही नहीं कोई। वो सब, ये सब सो को उठने वाले हैं 10 बजे। क्या आप, हमने आपसे कहा था कि हम क्लास 2 घंटे करेंगे, ठीक है? और देखो 6 से 8 में ना अभी बच्चे आ रहे हैं, 6 से 8 करेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। कहाँ रहती हो आप? अच्छा नहीं, 6 से 8 नहीं करेंगे, जो करेंगे 6 से पहले तक ही सही है। एक बात बताओ, कहाँ रहती हो आप? कितना दूर है यहां से? और भी कोई दूर से आता है क्या? कोई और दूर से आता है? कहां से आती हैं आप? ये कहाँ है? 5 किलोमीटर, 1.5 घंटे? बस तो ठीक है, वगैरह क्या है? कोई बात नहीं, आप लोग का ये आदत जो है ना, ये छूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अधिकारी बनने आए हैं। प्यून चपरासी का आप नहीं एग्जाम देने आए कि वगैरह वगैरह छोड़ दें हम। ये सब देखो, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अगर बार बार नोटिस किया जाए ना तो इसमें बहुत सुधार आ सकता है। और ये अभी तक आप लोगों को किसी ने करवाया नहीं है, ऐसा ही है ना कृष्णा? हाँ, तो अब इस सब चीज में बारीकी से देखा जाएगा। तो मेरी क्लास 4 से 6 ही सही टाइम है, ठीक है? इसको चेंज मत कराइए आप लोग भाई, आंदोलन कीजिएगा तो भी यही टाइम रहेगा, क्योंकि मेरी 6:30 बजे से कहीं और क्लास है, और हमको यहां से 12 किलोमीटर जाना पड़ा, 9 किलोमीटर जेलन मार्ग पे।